बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिकल इक्वेशंस। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रेडिकल साइन जो है वो इन्वॉल्व हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। तो चलें देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। x+2 रेडिकल साइन +7 इज़ इक्वल टू 0। अब ये एक रेडिकल इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट मौजूद है। इसी तरह ये दूसरी इसकी एग्जांपल है x-1 स्क्वायर रूट -2 इक्वल टू 2x+7 स्क्वायर रूट। तो अब देखें कि ये दोनों जो मैंने एग्जांपल दी है ये रेडिकल इक्वेशंस हैं क्योंकि इसमें जो एक्सप्रेशन है वो रेडिकल साइन के अंदर जो है वो मौजूद है। तो ऐसी इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन का नाम देंगे। तो चलें देखते हैं कि अब ऐसी इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप 3 टाइप्स जो है वो इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जिसमें से हम टाइप 1 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप 1 जो है वो इस फॉर्म में होगी ax+b रेडिकल साइन इज़ इक्वल टू cx+d। यानी एक एक्सप्रेशन ऐसा होगा जिस पे रेडिकल साइन जो है वो मौजूद होगा, सिर्फ एक एक्सप्रेशन पे। इसके अलावा कुछ टर्म जो है वो और हो सकती हैं लेकिन वो विदाउट रेडिकल साइन होंगी, जैसे cx+d। यानी इस टाइप में स्क्वायर रूट जो है वो एक टर्म या एक एक्सप्रेशन के ऊपर जो है वो होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन हमें दी गई है ये एक रेडिकल इक्वेशन है। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि स्क्वायर रूट के अलावा जो भी टर्म्स सेपरेट मौजूद होंगी यहाँ पे, इनको आपने इक्वल से दूसरी तरफ लेके जाना है। यानी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसमें आपने स्क्वायर रूट से बाहर जो टर्म भी मौजूद होंगी उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। जैसे इसमें सिर्फ x जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर है तो इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। अगर ऐसी टर्म इधर मौजूद नहीं है तो फिर हमें ये स्टेप जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो अब 4 -x दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो +x हो जाएगा। अब देखें हमने स्क्वायर रूट के अलावा जो टर्म यहाँ पे मौजूद थी दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर दी, यानी इस तरफ सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म जो है वो रहेगी रेडिकल साइन वाली। तो आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए आपने यही तरीका यही प्रोसीजर जो है अडॉप्ट करना है कि स्क्वायर रूट के अलावा दूसरी टर्म जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। अब हमने इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसका जो इसको करने के लिए हम इसका स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। बाज़ का क्वेश्चन में मैं बोथ साइड के लिए ये एब्रीवेशन यूज़ करता हूँ, तो इसका मतलब होगा बोथ साइड्स। बहरहाल आप इसको पूरा इस तरह लिखें 3x+100 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 4 + x। अब हमने इसका स्क्वायर लेना है 3x + 100, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर ले लिया 4 + x इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का उलट होते हैं इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3x + 100 जो है वो बाकी बचेगा। अब हमने इसका स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे दो टर्म जो है वो प्लस हो रही हैं, तो जब भी दो टर्म प्लस हो रही हैं और उसका आपने स्क्वायर लेना हो तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। या तो इनको आप इस फैक्टर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें या हम फार्मूले से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपने एक फार्मूला पीछे हम पढ़ चुके हैं, a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम पीछे स्टडी कर चुके हैं। तो दो टर्म्स का सम और उसका स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a और b का प्रोडक्ट, डबल प्रोडक्ट।
और अगर इधर माइनस होगा तो यहाँ पे 2ab वाला फैक्टर जो है वो माइनस हो जाएगा। बाकी ए स्केयर और बी स्केयर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, चाहे ये माइनस के लिए हो चाहे प्लस के लिए हो। वो भी मैं लिख देता हूँ आपको। अगर ये a माइनस बी का होल स्केयर है तो a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। अब देखें आप कि स्केयर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होंगी, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे सम है तो ये प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर इधर माइनस है तो प्रोडक्ट जो इनका वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो बहरहाल इस क्वेश्चन में हम ऊपर वाला ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जो कि प्लस है। अब इस फार्मूले के मुताबिक 4a है तो a का स्केयर यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर, तो 4 का स्केयर प्लस 2ab 4 फर्स्ट टर्म और b जो है वो हमारा x है, फिर b स्केयर यानी सेकंड टर्म का स्केयर, तो सेकंड टर्म इसमें x है, x का स्केयर। अब देखें हमने फार्मूले की मदद से जो है वो इसका स्केयर फाइंड जो है वो हम कर रहे हैं। तो ये 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8x प्लस एक्स स्केयर 3x प्लस 100। अब ये स्केयर रूट भी ख़त्म हो चुका है और इसका स्केयर भी आ चुका है। अब हमने जो लाइक टर्म्स है इनको सिंप्लीफाई करना है और एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है। तो अब देखें इसमें जो मैक्सिमम पावर नज़र आ रही है आपको वो एक्स स्केयर है, तो एक्स स्केयर वाली चूँकि एक ही टर्म है, इस जैसी और कोई नहीं है, तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे। साथ थोड़ा सा मैं रीअरेंज भी कर रहा हूँ। उसके बाद 8x ये लिख दिए, इसके बाद ये 3x जो है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये इधर आके -3x हो जाएगा। इसी तरह प्लस 16 वो ऑलरेडी इधर मौजूद है और इधर से 100 जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे सारी दोनों टर्म उधर शिफ्ट होगी तो यहाँ पे 0 बचेगा। तो अब देखें हमने इसको एक तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमने इकट्ठा कर दिया है और दूसरा इनको रीअरेंज कर दिया हमने। तो अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। अच्छा, बात स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम इन टर्म्स को इधर क्यों नहीं शिफ्ट किया, तो चूँकि एक्स स्केयर जो है ये इधर पॉजिटिव है तो इधर आता तो ये नेगेटिव हो जाना था, तो उस नेगेटिव से बचने के लिए हमने ये काम किया। अगर आप इसको भी इधर शिफ्ट कर लें तो बाद में नेगेटिव साइन भी ख़त्म किया जा सकता है, तो वो प्रोसीजर भी आपको आना चाहिए। तो इस लिहाज से ये अगर आपने इसको नेगेटिव साइन से बचना है तो फिर हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो एक्स स्केयर 8x माइनस 3x। अब दोनों के साइन डिफरेंट हैं, साइन डिफरेंट हो तो बड़ी टर्म में से छोटी माइनस की जाती है हमेशा। तो 8 में से 3 माइनस किया तो 5x, और साइन हमेशा जो बड़ी रकम होगी उसका होगा, तो 8 जो है वो बड़ा है तो इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है। अब प्लस 16 माइनस 100, अब इनके साइन फिर डिफरेंट है, तो साइन डिफरेंट हो तो बड़ी टर्म में से छोटी हमेशा माइनस करते हैं और साइन हमेशा बड़ी टर्म का आएगा। तो 16 में से 100 में से 16 माइनस किया तो 84 और साइन जो है वो बड़ी टर्म का इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं। तो अब हम ये जो इसकी राइट साइड है इसको इधर लिख देते हैं और लेफ़्ट साइड को इधर लिख देते हैं। जब दोनों साइड टोटली इसको हम शिफ्ट करना दूसरी साइड पे तो फिर साइन चेंज नहीं होंगे। साइन उस वक्त चेंज होते हैं जब किसी एक टर्म को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। अगर लेफ़्ट को राइट साइड पे और राइट को लेफ़्ट पे लिखें तो उससे कोई किसी टर्म का साइन चेंज जो है वो नहीं होगा। तो आप देखें हमने इसको जो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन थी तो उसको हमने जो रेडिकल साइन के अलावा टर्म थी उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, फिर उसका स्केयर लिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हासिल हो चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके साथ वही सलूक करना है जो कि हम पीछे पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनके साथ किया है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपके पास आ जाए तो फिर हमारे पास 3 मेथड होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। एक फैक्टराइजेशन मेथड फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा आपने, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए।
तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये कि फैक्टराइजेशन से सारे क्वेश्चन हल नहीं हो सकते, लेकिन कंप्लीटिंग स्केयर या जो क्वाड्रेटिक फार्मूला उससे हर किस्म की जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाती है। तो एक तो प्रोसीजर है कि आप हमेशा ही क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया करें ताकि आपको कोई उसमें कन्फ्यूजन ना हो। अगर किसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से इजीली किया जाता है तो फिर उसको भी चेक किया जाता है, लेकिन अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो फिर हो सकता है कि अगर आप स्टार्ट में उसको क्लैरिफाई नहीं कर सके और 2-4 स्टेप कर लिए हैं तो फिर एंड में जाके पता चलेगा कि इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं हो रही, तो फिर हमें मजबूरन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टार्ट से ही आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ अगर कर लें तो फिर यकीनी बात है कि वो क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से ईज़िली कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रोसीजर वही है जो बार बार आपको इस चैप्टर में बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया। अब पहली और लास्ट टर्म जो है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, -84x², यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया तो -84x²। अब हमने 84 जो है इसके डिवाइज़र मालूम करने हैं। तो 84 देखना है कि किस किस पे डिवाइड होता है। डिवाइज़र वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। तो 84 1 पे डिवाइड हो जाता है, तो जो आंसर आएगा उसको हम इस तरफ लिख लेते हैं। इसी तरह 84 2 पे डिवाइड अगर करें तो फिर भी ये डिवाइड हो जाएगा 42, यानी 84 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 42 आता है। इसी तरह 84 जो है वो 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको 3 पे डिवाइड करें 3 2 आर 6 और 8, 28 इसका दूसरा डिवाइज़र होगा, यानी 3 पे डिवाइड करें तो 28 आंसर आता है, वो हमें इधर लिखेंगे। अब 4 पे भी ये डिवाइड हो जाता है। 4 पे डिवाइड करें तो 4 2 आर 8 और 4 1 आर 4, 21 आ जाएगा। इसी तरह 5 पे ये डिवाइड नहीं होता, 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो 6 पे अगर डिवाइड करें तो 6 1 आर 6 14। अगर इसको 6 पे डिवाइड करें तो 14 आ जाएगा। अब 7 पे देखते हैं हम, 7 पे अगर डिवाइड करें तो ये 12 आ जाएगा। तो अब इसके अच्छे खासे डिवाइज़र जो है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब 12 के बाद 13 पे ये डिवाइड नहीं होता, 14 पे होता है, वो ऑलरेडी लिखा गया। फिर 14 के बाद आगे 21 पे ये डिवाइड होगा, वो ऑलरेडी लिखा गया। बाकी जितने भी है वो ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, इसलिए इस प्रोसेस को मज़ीद रिवाइज़ करने की, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने इसके जो डिवाइज़र जो हैं वो फाइंड कर लिए। अब इसके जो पेयर बनाने हैं कि 5x जो है इसके 2 पेयर आपने इस तरह बनाने हैं, इनमें से, इन डिवाइज़र में से, कि जिनको प्लस करें या माइनस करें तो 5x आ जाए और अगर मल्टीप्लाई करें तो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो वो पॉसिबल पेयर कौन से होंगे? फर्स्ट और लास्ट का पेयर बनता होता है हमेशा, या इधर से सेकंड और इधर से सेकंड लास्ट, और इधर से थर्ड और इधर से ये वाला। इसी तरह 4 और 21 का पेयर बन सकता है। थोड़ा सा इसको मैं 4 या 21 का बन सकता है। इसी तरह 14 और 6 का बन सकता है, और 12 और 7 का बन सकता है। यानी जो इसके पॉसिबल पेयर जो बन सकते हैं वो इसके 3 और 3 6 पेयर बन सकते हैं इसके पॉसिबल पेयर। लेकिन मोस्ट सूटेबल जो है वो इसमें एक ही पेयर होगा, अब उसको हमने तलाश करना है। यानी कभी भी ये ज़हन में रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व करते हैं तो एक से ज़्यादा पेयर मुमकिन ही नहीं कि बन जाए। तो इसलिए जो मोस्ट सूटेबल पेयर होगा वो हमने तलाश करना होता है। इसका प्रोसीजर मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, तो यहाँ पे फिर हम देख लेते हैं। अब हमें चाहिए 5x, 5 चाहिए। अब देखें कि आप इस पेयर को देखें 84 और 1 को। अब 84 और 1 से 5 कभी भी नहीं आ सकता, ना इनको प्लस करके आ सकता ना माइनस करके आ सकता। इसका मतलब 84 और 1 जो है इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है पेयर, सूटेबल पेयर के लिए। अब दूसरा सेकंड देखते हैं, 42 और 2। अब इनको अगर हम प्लस करते हैं तो 44 आता है, और अगर 42 और 2 को हम माइनस कर देते हैं तो 40 आता है, लेकिन हमें 5 चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसी कोई सूरत मुमकिन नहीं है कि इससे 5 हासिल हो सके। अब 28 और 3, अब इनको प्लस करेंगे तो ये 31 बनेगा,
और अगर इनको माइनस करेंगे तो 25 बनेगा, लेकिन हमें 5 चाहिए, लिहाजा 28 और ये पेयर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब हम अगले पेयर की तरफ जाते हैं, 21 और 4। अब इनको अगर प्लस करें तो 25 आता है, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, और अगर इनको माइनस कर दें तो फिर भी मुमकिन नहीं है कि वो 17 आ जाएगा, तो हमें 5 चाहिए। तो इसका मतलब कि 21 और 4 का पेयर भी मुमकिन नहीं है। अब 14 और 6 अगर इनको प्लस किया जाए तो 20 आता है, और अगर इनको माइनस किया जाए तो 8 आता है, लेकिन हमें 5 चाहिए, इसका मतलब ये भी मुमकिन नहीं है। तो आप देखेंगे इसके जो 6 पॉसिबल पेयर थे उसमें से हमने 5 के बारे में डिसाइड कर लिया कि वो इसके सूटेबल पेयर नहीं है। अब एक ही हमारे पास बचा है, तो अब इसको देखते हैं कि क्या ये हमारी इस कंडीशन को पूरा करता है या नहीं, यानी एक 12 और दूसरा 7। अच्छा, यहाँ पे बाई चांस हमारे पास एक ही बचा, लेकिन बाज़ क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो पॉसिबल पेयर में से जो सूटेबल पेयर आपको महसूस होंगे वो एक से ज़्यादा भी बात 2 भी महसूस हो सकते हैं कि ये बन रहे हैं, लेकिन जब उसकी मज़ीद उस पर कंडीशन आप लगाएंगे तो फिर उनमें से भी एक जो है वो उसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा और एक ही एंड में बचेगा, यानी ये मुमकिन नहीं है कि उसके जो सूटेबल पेयर हैं वो एक से ज़्यादा बने। तो इसलिए अगर बाज़ सूरतों में बाज़ क्वेश्चन में 2 भी बनते नज़र आएँ आपको, तो जब उसको मज़ीद आप उस पर साइन वगैरह या कंडीशन ये अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो एक उसमें से उसको करेक्ट नहीं होगा तो उसको भी हम इग्नोर कर देंगे। तो बहरहाल इसमें एक ही बचा है। अब इसको देखते हैं कि 12 और 7 जो है इससे 5 आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है, कि इसको अगर माइनस करें हम तो ये 5 आ जाएगा, इसलिए हमें 5 ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये पेयर हमें महसूस हो रहा है कि ये हमारा जो है वो करेक्ट पेयर होगा। अब 12 और 7 से 5 कैसे हासिल होगा अगर ये माइनस होंगे। अब माइनस कब होंगे, जब इनके साइन डिफरेंट होंगे। तो ये बातें आपको बार बार बता चुका हूँ कि अब इनको माइनस ये कब होगा, जब इनके साइन डिफरेंट होंगे तो फिर ये माइनस होगा। इसका मतलब ये कि एक पॉजिटिव होगा इसमें से, एक नेगेटिव होगा। अब ये डिसाइड करना है कि पॉजिटिव कौन सा होगा, उसका आंसर मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपको यहाँ पे एक्स वाली टर्म का साइन है, जो ये साइन होगा वो आपने बड़ी टर्म के साथ लगा देना है अगर साइन डिफरेंट करने हो, और अगर साइन सेम करने हो तो फिर जो इधर साइन होता है वो फिर दोनों के साथ आता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक जैसा साइन रखना है तो फिर जो साइन इधर होगा वो दोनों के साथ लगेगा, और अगर साइन डिफरेंट करने हो तो फिर जो ये साइन होता है वो बड़ी टर्म के साथ आता है, हमेशा ये ध्यान में रखें आप। तो +12 और -7, और वेरिएबल हमें चाहिए साथ x, तो इसके साथ वेरिएबल भी हम अटैच कर देते हैं। तो 12x - 7x, तो अब साइन डिफरेंट है तो ये माइनस हो जाएगा 5x, और साइन कैपिटल टर्म जो है उसका आएगा। अब देखेंगे इनको प्लस किया तो 5 + 5x आ गया, एक कंडीशन हमारी पूरी होगी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इनको मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल आना चाहिए, तो वो भी देख लें। 12x - 7x, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया 84x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करते वक्त अगर साइन डिफरेंट हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। मल्टीप्लाई करते वक्त साइंस के जो रूल और हैं और प्लस या माइनस करते वक्त उसके रूल जो हैं वो और हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये साइन का जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाएगी आपकी। तो इसका मतलब ये कि ये जो पेयर हमने चेक किया है ये हमारी दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है कि प्लस माइनस करने से इसके इक्वल है और मल्टीप्लाई करने से इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। इसका मतलब ये हमारा एक सूटेबल पेयर हमें जो है वो मिल गया। अब एक्स स्क्वायर, अब इनमें से जो मर्ज़ी आप पहले लिख सकते हैं, चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। +12x - 7x - 84 = 0। अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x + 12, और इसमें से -7 कॉमन आ जाएगा, तो x - 84 को 7 पे डिवाइड किया तो 12 आ जाएगा। और सॉरी, ये माइनस हमने कॉमन लिया है तो साइन भी चेंज हो जाएगा इसका। अब देखें इसके सही होने की निशानी ये है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर बनेगा ये हमेशा एक जैसा आएगा, साइन भी और टर्म्स भी। अगर इसमें कोई गड़बड़ आ गई, जैसे पहले मैंने माइनस लगा दिया था, तो अब ये प्लस है ये माइनस है, अगर ऐसी सूरत आ जाए तो समझ लें कि आपने कोई इसमें
मिस्टेक कर दी है तो उसको आप दोबारा चेक कर लें। तो ये हमेशा दोनों फैक्टर एक जैसे आएंगे। अब ये एक टर्म और ये एक टर्म, इन दोनों में से x+12 दोबारा कॉमन आ जाएगा। फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में आपने 9th में पढ़ा हुआ ये। तो x+12 कॉमन, यहाँ पे x बचेगा -7। तो अब हमने इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स जो है मालूम कर लिए। अब ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब कि या ये टर्म ज़ीरो है या ये ज़ीरो है। तो x+12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा है x -7 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, 12 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -12 आ जाएगा और ये +7 आ जाएगा। तो x की हमने दो वैल्यूज़ जो है वो मालूम कर लिया। तो अब इसमें इस इक्वेशन का हमने इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करने का, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जो उसमें वेरिएबल दिया उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो वेरिएबल इसमें x था, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। तो इसका मतलब जो हमारा x की वैल्यू निकलेगी वही इसके रूट जो है पॉसिबल रूट हो सकते हैं। लेकिन अब x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमने निकाल ली है। तो वैसे तो हम पहली एक्सरसाइज में पढ़ा कि जो वेरिएबल की वैल्यू निकलती है वो इसका सॉल्यूशन सेट होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है, जब स्क्वायर रूट वाली या रेडिकल इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो जो x की वैल्यू निकलती हैं वो बज़ाहिर तो हमें लग रही है करेक्ट, चूँकि हमने एक लॉजिकल जो प्रोसीजर उसको अडॉप्ट किया है तो उसके मुताबिक तो x की वैल्यू हमारी बिल्कुल ये ठीक निकली है, करेक्ट है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये इसका रूट भी हो। रूट ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अब हम जब भी आप रेडिकल इक्वेशन के बारे में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो जो x की वैल्यूज़ निकलेंगी उसको आपने चेक ज़रूर करना है। चूँकि रेडिकल इक्वेशन में ज़रूरी नहीं कि जो x की वैल्यू है वो उसका रूट भी हो। तो अब हम इसको चेक करेंगे। ये क्वेश्चन का हिस्सा है, पेपर में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये चेक वाला प्रोसीजर आपने क्वेश्चन के अंदर करना, ये रफ में नहीं करना, इसके बकायदा मार्क्स होंगे। तो पहले हम पुट x इज़ इक्वल टू -12 इन, अब इस इक्वेशन को जो आपको पहली दी हुई है गिवन इक्वेशन जो है इसमें पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। 3 की x की जगह -12 प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस -12 इज़ इक्वल टू 4। अब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दी है भाई इधर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, -36 प्लस 100 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ब्रैकेट ख़त्म करते वक्त अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, दोनों साइन डिफरेंट है तो बड़ी में से छोटी टर्म जो है वो माइनस कर देंगे। तो इसमें से ये माइनस किया तो ये 64 और साइन बड़ी वाली टर्म का तो 100 का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखें, और अगर पॉजिटिव ना भी लिखा जाए तो अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव ही होता है। प्लस 12 इज इक्वल टू 4। अब 8 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 64 का 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। तो 12 प्लस 8 22 इज इक्वल टू 4। अब देखें 22 और 4 जो है वो आया इसका आंसर, लेकिन ये इक्वलिटी का साइन है लेकिन एक्चुअल ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब हम एंड में क्या लिखेंगे, ये इक्वल नहीं है। तो अब देखें कि x की इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर जो है वो सेम होना चाहिए था, जो कि नहीं आया। तो इसका मतलब ये है देयरफॉर x इज इक्वल टू -12 is an extraneous root जो x की वैल्यू उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ऐसे
एक्स की ऐसी वैल्यू को हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं, यानी फालतू, यानी ये हमारा एक्स्ट्रा का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्सट्रेनियस रूट है, यानी एग्जैक्ट रूट इसका नहीं है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। इसका जो सोल्यूशन होगा उसमें ये वैल्यू जो है वो शामिल नहीं होगी, क्योंकि इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अब नेक्स्ट जो हम इस वैल्यू को चेक करते हैं, पुट x = 7 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो है 3 × 7 -100 +100 सॉरी माइनस x की जगह फिर 7 पुट कर देना = 4। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 + 100 -7। अब दोनों प्लस होंगे तो 121 -7 = 4। अच्छा, ये ध्यान में रखें, जब आप इसको चेक कर रहे हो तो फिर किसी टर्म को इधर उधर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, जो टर्म जिधर है उसी तरह रख के इसको सॉल्व करें। अब इसमें तो हमने किया था कि ये x को उधर ले गए थे, तो चेक करते हुए इसकी ज़रूरत नहीं होती, जो टर्म जिधर मौजूद है उसी तरह रख के इसको सॉल्व कर लें। तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 11 आ जाएगा, -7 = 4, तो 4 = 4। अब देखें कि x की वैल्यू हमने 7 जो है इसमें पुट की है इक्वेशन 1 ने, और इसका लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ गई है। इसका मतलब कि x की वैल्यू जो 7 है उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड जो है वो कर दिया है। अगर ये सेटिस्फाई कर दिया है तो इसका मतलब ये इसका एग्जैक्ट रूट है। तो इसका मतलब कि x की जो वैल्यू 7 उसने सेटिस्फाई कर दिया, तो ये इसका रूट है, और इसने इसको जो कि सेटिस्फाई नहीं किया था, इसलिए इस रूट को हम एक्सट्रेनियस रूट करके इग्नोर कर देंगे। तो अब इसका सोल्यूशन सेट किया होगा एंड में, वो सिर्फ एक ही वैल्यू है 7, यानी एक्चुअली इसके 2 वैल्यूज़ निकली थी x की, लेकिन जब हमने इसको चेक किया तो एक रूट हमारा एक्सट्रेनियस रूट है, उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो असल जो आपका सोल्यूशन सेट है वो वही रूट होगा, वही वैल्यू होगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है, यानी इसका मतलब एक वैल्यू ऐसी जो इसको सेटिस्फाई करती है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आपने उसको इसी तरह करना है कि स्क्वायर रूट के अलावा जो भी टर्म्स मौजूद हैं उसको दूसरी तरफ जाके हमेशा स्क्वायर ले लेना है, और उसके बाद स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो फिर सिंप्लीफाई करने से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो जाएगी। तो जब उसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आपको निकलेंगी। जब उसको चेक करेंगे तो मुमकिन है कि एक वैल्यू उसमें से एक्सट्रेनियस रूट निकले, दूसरी ये भी मुमकिन है कि दोनों वैल्यू ही उसकी मतलब एक्सट्रेनियस रूट उसमें मौजूद ना हो, ये भी इसको सेटिस्फाई कर दे और वो भी सेटिस्फाई कर दे, तो फिर सोल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज़ आएंगी। तो यानी उसी रूट को आपने इग्नोर करना है जो एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में एक्सट्रेनियस रूट निकले, हो सकता है दोनों वैल्यूज़ जो है वो उसके एग्जैक्ट रूट हों। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना। ये रेडिकल इक्वेशन की टाइप 1 थी। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, तो एक्सरसाइज में जो पहले 4 क्वेश्चन हैं वो इसी टाइप के हैं। 1.4 के जो पहले 4 क्वेश्चन हैं वो आपने इसी तरह इसको सॉल्व कर लेना है। तो उम्मीद है कि आप उन क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, रिमार्क्स में, कमेंट्स में लिख दें इशू अपना, तो मैं इंशाल्लाह उसका आंसर जो है वो आपको दूंगा। तो लास्ट पे आपसे गुजारिश करता चलूँ कि वीडियोज़ आपने देखी, अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन जो है इसको भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन ख़ुद से आपको रिसीव हो सके। इसके अलावा दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।